हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ आरसी देवीवाल, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। सीएलसी की एक शानदार शुरुआत, जेईई मेन के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। जैसे आप मेरे स्लाइड में देख रहे हो कि जेईई के हम 2023 से लेके 2024 तक जितने पेपर आए हैं, जितने स्लॉट में पेपर हुए हैं, उन सभी का हम यहाँ पे आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। यहां केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने कंसेप्ट बन रहे हैं, क्वेश्चन कहां से आया है, किस तरफ से, किस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या की कंसेप्ट है, वो भी आपको यहां पे प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो यहां पे हम फर्स्ट राउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिगार्डिंग टॉपिक आपको नजर आ रहा है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। इसमें 2023 से 2024 तक जितने क्वेश्चन आए हैं उनका हम यहाँ ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हेलो एरिन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एक्वस NaOH, है ना। क्वेश्चन बिलोंग करता है हेलोजन डेरिवेटिव से और एरिल हैलाइड का क्वेश्चन है। तो एरिल हैलाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ एरिल हैलाइड जनरल कंडीशन में एरिल हैलाइड जो है वो ये वाले होते हैं, ठीक है। और ये जनरल कंडीशन में NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं इन जनरल कंडीशन। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हेलोजन इस रिंग के साथ रेजोनेंस दिखाता है, जिससे ये कार्बन डबल बॉन्ड जो है ना, ये यहां पे कौन से करेक्टर आ जाते हैं, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं। बॉन्ड इजीली करेक्ट नहीं होता है। बट अगर हम रिंग पे यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं और यहां पे हेलोजन है, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल यहां पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जब -R लगेगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और उस कंडीशन में अटैक कर सकता है। तो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो ArSN2 का एग्जाम्पल है, ठीक है। ArSN2 और ArSN2 की जो रिएक्टिविटी है ना, वो रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -R -H -I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +R +H और +I। तो अगर हम बात करें तो ये सिंपल है, इस NO2 का -R लगेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस OMe का +R लगेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और तो पैरा पे रेजोनेंस काम करता है। यहां 3 NO2 का इसका -R भी लगेगा, इसका -R भी लगेगा, इसका -R भी लगेगा, मतलब 3 टाइम्स हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो हाईली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ये वाला जनरेट हुआ, तो मोस्ट रिएक्टिव तो आपका होगा D, उसके बाद हो जाएगा B, उसके बाद हो जाएगा A और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा C लीस्ट रिएक्टिव। क्यों है? क्योंकि +R लग रहा है और रिएक्टिविटी -R -H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है हेलोजन डेरिवेटिव का NCERT से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग पेयर टुवर्ड द रेस्पेक्टिव मैकेनिज्म। और यहां मैकेनिज्म की बात करेगा SN2 की, SN1 की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो SN1 और SN2, तो SN2 के लिए ये 1 डिग्री हैलाइड है और ये 3 डिग्री हैलाइड है। SN2 जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। SN1 की जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये वाया ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन होती है और ये वाली जो रिएक्शन होती है वो होती है वाया SN1, ठीक है। तो SN1 मतलब वाया कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। तो बोल रहा है SN2 का ये ऑर्डर एकदम सही है। SN2 ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। SN1 की बात करें तो ये बेंजाइल हैलाइड है। कौन सा है? बेंजाइल हैलाइड। तो यहां Br जाएगा तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर बढ़ेगा तो SN1 बढ़ेगा। यहां कार्बोकेटाइन ये बन रहा है, ये वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये वाला नहीं है, तो ये ऑर्डर भी सही है। फिर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब रिएक्शन की बात कर रहा है ARSE,
और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच और माइनस आई। तो यहां पे इस NO2 का क्या लगने वाला है, माइनस आर, तो ये भी सही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहां पे मैंने अभी जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में बात किया था, इसका माइनस आर ऑपरेट होगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, तो ये भी सही है। मतलब डिफरेंट टाइप की रिएक्शन की SN1 की बात की है, SN2 की बात की है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की है। AR SN2 से जाएगा, सेकंड ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये चारों ही ऑर्डर जो है वो करेक्ट है और हमसे क्वेश्चन में करेक्ट ही पूछा गया है। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिसमें चारों ऑप्शन है, मतलब आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर हैव बोथ कंपाउंड विथ नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। पहले ऑप्शन में देखो इधर CH2 Cl2 और CHCl3, इसका भी नॉन जीरो डाइपोल है और इसका भी नॉन जीरो डाइपोल है, डाइपोल जीरो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन बेंजीन की बात करें तो बेंजीन ये वाला हो गया। एनिसिडीन की बात करें तो एनिसिडीन NH2 हो गया और साथ में OCH3 ग्रुप हो गया। इस कंपाउंड को एनिसिडीन बोलते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। फिर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका डाइपोल का डायरेक्शन ये वाला रहेगा, इसके डाइपोल का डायरेक्शन ये वाला रहेगा। फिर हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, सिस ब्यूटीन। ये सिस ब्यूटीन हो गया भैया, और ट्रांस ब्यूटीन, और ये वाला हो गया ट्रांस ब्यूटीन। इसका डाइपोल का डायरेक्शन ये वाला है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आने वाला है और इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आने वाला है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर हैविंग बोथ कंपाउंड विथ नेट नॉन जीरो डाइपोल। तो इसमें एक का जीरो है, इसका हमने बोला, इसका नॉन जीरो बोला और इसका हमने जीरो बोला। इसमें इसका जीरो है, इसका नॉन जीरो है, इसमें इसका जीरो है, इसका नॉन जीरो है, इसमें दोनों का ही क्या है, नॉन जीरो डाइपोल है। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन को हम रखेंगे, एकदम इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, सिंपल केमिकल बॉन्डिंग से कंसेप्ट सोल्व हो सकते हैं डाइपोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ना, शानदार क्वेश्चन है ये। द मेजर प्रोडक्ट P फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन। देखो एनहाइड्रस AlCl3 क्या है, लेविस एसिड है। क्या है ये, लेविस एसिड है और ये हेलोजन कैरियर है, तो इस Cl को ये बाहर निकालेगा। तो पहले अपने पास बनेगा वो ये वाला कंपाउंड बनेगा, ये पॉजिटिव। अगर कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट होगा, बट यहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यही, अब ये इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला कौन सा डायरेक्टिव है, ऑर्थोपेरा, तो ये इसकी पेरा पोर्शन हो गई। ये कौन सा डायरेक्टिव है, मेटा डायरेक्टिव है, तो ये मेटा हो गई। तो ये इलेक्ट्रोफाइल घूम के इधर क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, मतलब हो जाएगी इंट्रा मोलिक्यूलर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। और फाइनली जो प्रोडक्ट यहां बनने वाला है वो ये OCH3 रहेगा अपनी जगह, NO2 अपनी जगह। यहां हम देख लेते हैं कि ये 1 2 3 4 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, और यहां पे लगा हुआ है मिथाइल, ये 5 नंबर कार्बन हो गया और ये यहां से इस पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा अपने पास वो ये वाला प्रोडक्ट आएगा। ऐसा ऑप्शन अगर हमें चेक करना पड़ेगा, OCH3 की पेरा पोर्शन पे बॉन्ड बनना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम एप्रोप्रिएट आंसर है, तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। समझ में आ गई, सिंपल सी क्वेश्चन है। Cl हेलोजन कैरियर है, AlCl3 हेलोजन कैरियर है, Cl को हटाएगा,
इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट होगा, बट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। फिर इंट्रामोलिकुलर, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, इसकी पैरा पोर्शन पे अटैक कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहां आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो फॉर द टू रिएक्शन। रिएक्शन फर्स्ट इज ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड रिएक्शन सेकंड इज फर्स्ट ऑर्डर। देखो, अगर रिंग पे बेंजाइल हैलाइड है, पहले कंसेप्ट समझते हैं, बेंजाइल हैलाइड है, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो, मतलब प्लस आर प्लस एच और प्लस आई वाले, तो यहां से जो कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉलो करता है SN1। कौन सी रिएक्शन फॉलो करता है? फॉलो SN1। अगर रिंग पे यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो फिर वो फॉलो करता है SN2 ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की कंसेप्ट को पकड़ के रखो भैया, की कंसेप्ट। अगर बेंजाइल हैलाइड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो SN1 को फॉलो करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो SN2 को फॉलो करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पे वो SN1 को क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि वहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी कार्बोकेटाइन की। और विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो SN2 को क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर हम बात करें तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जिसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आर, NO2 का लग रहा है माइनस आर, तो ये तो फॉलो करेगा किसको? SN1 को, और ये फॉलो करेगा SN2 को। ठीक है, तो इसमें से ही हमें सेलेक्ट करना है, इसी कंसेप्ट के बेस पे हमें क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। तो बोला है कि ये SN1 होगी, तो ये SN1 कौन सी ऑर्डर होती है? फर्स्ट ऑर्डर होती है, और जो SN2 होती है वो कौन सी होती है? सेकंड ऑर्डर होती है। बोला रिएक्शन फर्स्ट इज सेकंड ऑर्डर एंड रिएक्शन सेकंड इज फर्स्ट ऑर्डर, तो ये गलत बात हो गई। रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर सेकंड ऑर्डर, ये भी गलत बात हो गई। रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर, ये भी गलत बात हो गई। रिएक्शन फर्स्ट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड रिएक्शन सेकंड इज सेकंड ऑर्डर, क्योंकि रिएक्शन सेकंड SN2 है और रिएक्शन फर्स्ट जो है वो SN1 है। तो आंसर जो इसका जाएगा वो जाएगा फोर्थ। मेरे हिसाब से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, Which of the following compound is an example of freon? तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। क्लोरो फ्लोरोकार्बन, मतलब कौन से एटम होते हैं? कार्बन हो सकता है, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये तीन एटम तो होने ही चाहिए। इसके अलावा रिमेनिंग कौन हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है। तो इसमें केवल कार्बन फ्लोरीन है, ये नहीं होगा। इसमें केवल कार्बन फ्लोरीन है, ये भी नहीं होगा। इसमें कार्बन क्लोरीन फ्लोरीन तीनों है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। लास्ट वाले में केवल कार्बन फ्लोरीन है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, कंपाउंड फॉर द फॉलोइंग दैट विल नॉट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्शन विद AgNO3। देखो AgNO3 क्या है? एल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन करवाते हैं AgNO3 से, तो ये Ag जो है वो गुड हैलोजन कैरियर है, इस हैलोजन को बाहर निकालेगा, इधर आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, साइड में सिल्वर हैलाइड की आपके पास पीपीटी बनेगी। किसकी पीपीटी बनेगी? सिल्वर हैलाइड की पीपीटी बनेगी। अब सिल्वर हैलाइड AgCl है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, AgBr है तो येलो प्रेसिपिटेट आएगा, AgI है तो डार्क येलो प्रेसिपिटेट आएगा। अब यहां ये वाला सिंपल NSR दे देगा और हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहां पे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहां पे भी एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है। बट ये Br बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये इसके साथ क्या दिखा रहा है? रेजोनेंस दिखा रहा है। ये NSR रिएक्शन नहीं देगा। हमसे यही पूछा है कि नॉट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट, सिंपल AgNO3 के साथ थर्ड कंपाउंड प्रेसिपिटेट नहीं देगा। हां, इसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अगर हम यूज में लें तो हमें AgNO3 की के साथ AgBr की पीपीटी मिल जाएगी। तो अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर जो जाएगा वो जाएगा कौन सा? थर्ड वाला प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, 1 bromopropane is reacted with reagent in list to give product in list second। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है,
एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सब पता होना चाहिए आपको। रिएजेंट कौन सा दिया हुआ है? 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये लो 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसकी रिएक्शन अगर हम करवाएंगे, पहला रिएजेंट है एल्कोली KOH और एल्कोली, सबको पता है क्या बाहर करता है? HX बाहर करता है। E2 मैकेनिज्म होती है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देगा। क्या करेगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहां पे अपने पास बनेगी एल्कीन, अल्फा और ये बीटा। फिर है KCN, SN2 मैकेनिज्म होगी, CN- अटैक करेगा, Br को बाहर करेगा और अपने पास कंपाउंड बनेगा ये वाला, साइनाइड बोल दो या इसको हम बोल सकते हैं नाइट्राइल। तीसरा रिएजेंट दिया है AgNO2 एम्फिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, नाइट्रोजन से अटैक होगा, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो यहां पे बनेगा आपके पास NO2 नाइट्रो। और लास्ट रिएजेंट हमें दिया हुआ है CH3CO- और ये Ag+, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये अटैक करेगा, Br को बाहर करेगा, यहां भी होगी SN2 और यहां पे बनेगा OCOCH3। तो इसी के बेस पे कॉलम मैचिंग करना बहुत इजी क्वेश्चन है। एल्कोलिक KOH से हमारे पास क्या बन रहा है भैया? एल्कीन बन रहा है। KCN एल्कोहल से हमारे पास क्या बन रहा है? नाइट्राइल बन रहा है। AgNO2 के साथ हमारे पास क्या बन रहा है? नाइट्रो एल्केन बन रहा है। और इसके साथ हमारे पास ये क्या बन रहा है? एस्टर बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो एस्टर। तो ए में थर्ड आने वाला है, ए में थर्ड। ऑप्शन को आगे मैच ही नहीं करना, अगर आता है तो फर्स्ट ही आ जाएगा। ए में थर्ड आ जाएगा, बी में फर्स्ट आ जाएगा, सी में फोर्थ आ जाएगा और डी में सेकंड आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हेलोजन डेरिवेटिव का, कन्वर्जन बेस्ड था, प्योरली क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। जी, क्लोरोबेंजीन क्या है? क्लोरोबेंजीन ये वाला कंपाउंड हो गया, और ये क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। एसाइलेशन के लिए रिएजेंट क्या लेते हैं? CH3COCl AlCl3 ले सकते हैं, या फिर आप ये भी ले सकते हो CH3COCOCH3 और AlCl3, ये भी ले सकते हो। यहां पे ये लेविस एसिड है, इस Cl को हटाएगा तो यहां इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा CH3CO+। यहां पे भी ये इसको हटाएगा और यहां भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा CH3CO+। इलेक्ट्रोफाइल बने हैं दोनों ही जगह। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है तो ये दोनों पे सेम ही बने हैं, ये ऑर्थो पे भी अटैक करेगा और पैरा पे भी अटैक करेगा। तो दो पॉसिबिलिटी आएगी प्रोडक्ट की, एक ClCOCH3, ये वाला ऑर्थो प्रोडक्ट है, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो वाला बनेगा पैरा वाला, ये Cl और ये COCH3। यहां स्टेरिक क्राउडिंग जनरेट हो रही है तो ये वाला प्रोडक्ट आता है अपना पास माइनर और ये वाला आता है मेजर। तो आंसर की बात करें तो आंसर तो अपना सोल्व हो गया है थर्ड आएगा आंसर। तो अब इसमें बच्चा कंफ्यूज कहां हो सकता है? वो हो सकता है कि पॉली एसाइलेशन हो जाए। तो मैं बता दूं फ्रिडल-क्राफ्ट में पॉली एसाइलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती, एल्काइलेशन में पॉली एल्काइलेशन की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि बेंजीन पे आप एल्काइल ग्रुप जोड़ते हो तो रिंग और ज्यादा एक्टिवेट होती है। रिंग में एल्काइल ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो वापस अटैक उस रिंग पे करना स्टार्ट कर देता है। तो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में पॉली एल्काइलेशन की पॉसिबिलिटी होती है, एसाइलेशन में पॉली एसाइलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? इसका रीजन ये है क्योंकि जैसे ही आप ग्रुप जोड़ोगे, इसका -R लग रहा है, रिंग डीएक्टिवेट हो रही है और डीएक्टिवेटेड रिंग फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है, ये सबको पता है। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। इसका मतलब ही नहीं है क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है तो ये मेटा पे जोड़ा है तो ये मतलब ही नहीं है। यहां एक ऑर्थो पे जोड़ा दूसरा मेटा पे, ये भी गलत हो गया। एक पैरा पे जोड़ दिया दूसरा मेटा पे जोड़ दिया, ये भी गलत हो गया। तो आंसर जाएगा थर्ड। क्वेश्चन को हम किस कैटेगरी में लेके जाएंगे? इजी कैटेगरी में लेके जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक में इनके डेटा लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और पूछा है मेल्टिंग पॉइंट पूछा है हेलोजन डाई हेलो डेरिवेटिव का। तो यहां पे ये ऑर्थो है और ये मेटा है और ये पेरा है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि पेरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो पैकिंग कैसे होने वाली है? गुड पैकिंग होने वाली है। तो पेरा सबसे ज्यादा आने वाला है। इस ऑप्शन में भी पेरा सबसे ज्यादा दिया हुआ है, यहां भी पेरा सबसे ज्यादा दिया हुआ है। इन दो ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। फिर ऑर्थो और मेटा में ऑर्थो का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, सबसे ज्यादा पेरा का होता है, फिर ऑर्थो का, फिर मेटा का। ये ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का। किसका ऑर्डर है? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। पेरा का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ऑर्थो का मेटा से ज्यादा क्यों हुआ? उसका रीजन ये है क्योंकि ये चार्ज जनरेट करेगा। ये ऑर्थो वाला डेरिवेटिव है, देखो ये रेजोनेंस यहां से यहां और ये यहां से यहां। तो जैसे ये रेजोनेंस चलेगा, यहां पे आएगा Cl पॉजिटिव चार्ज और यहां पे आएगा Cl नेगेटिव चार्ज। और ये पॉसिबल यहां नहीं है, क्योंकि अगर इसका रेजोनेंस लगेगा तो नेगेटिव यहां पे ये Cl रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा उस Cl के साथ, तो ये चार्ज जनरेट होता है, तो अच्छा इंटरेक्शन होता है। पेरा में भी ये चार्ज जनरेट होगा, पर पेरा सिमेट्रिकल है इसलिए सबसे ज्यादा उसका रहेगा। तो आप याद भी कर सकते हो, प्यार और मोहब्बत याद भी कर सकते हो, ट्रिक से भी याद कर सकते हो, कंसेप्चुअल बता रहा हूं। पेरा सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ऑर्थो मेटा से ज्यादा क्यों है? उसका रीजन मैंने बोल दिया है कि इस रेजोनेंस के कारण यहां चार्ज जनरेट होगा, तो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन में आयनिक आयनिक इंटरेक्शन भी जनरेट होगा, इसलिए मेटा से ज्यादा रहेगा ऑर्थो का। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा हमारे पास फोर्थ। ये मेल्टिंग पॉइंट का अंक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऑर्थो पेरा मेटा, इसको भी ध्यान रखिए भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ C2H5O-। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया और ये 2 मिथाइल हो गया, मतलब 1 डिग्री हैलाइड हो गया। इसकी रिएक्शन करवा रहा है एक बार C2H5O- से और एक बार करा रहा है C2H5OH से। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करता है? फेवर SN2। और ये न्यूट्रल फॉर्म में है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। और ये किसको फेवर करता है? वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है SN1 को। ये फेवर करेगा SN2 को, ये फेवर करेगा SN1 को। इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं एल्कोहोलाइसिस, एग्जांपल ऑफ सोलुबलाइसिस रिएक्शन। तो अगर यहां SN1 होगी तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर मैं इसका SN1 कराऊंगा तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। कंपाउंड दिया आपको ये वाला और मैंने बोला C2H5OH, कौन सी रिएक्शन करवानी है? SN1। Br बाहर जाएगा, पहले बनेगा ये वाला, ये कार्बोकेटाइन और इसमें होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब यहां पे होने वाला है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होगा तो ये वाला बनेगा और अब जाके इस पे C2H5OH ये क्या करेगा? अटैक करेगा और ये बनेगा अपने पास OET, है ना। इसको मैं ET दिखा सकता हूं, H बाहर हो गया। अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा C2H5O- से तो रिएक्शन कौन सी होगी? SN2।
तब जाके हमारे पास SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता, डायरेक्ट क्या बनेगा, OET बनेगा। क्लियर। अब ऑप्शन को अगर हम रीड करें तो बोला है कि ए वेयर ऑन रिएक्ट विद C2H5OH के साथ कौन सी रिएक्शन बोली है मैंने, SN1, और इसके साथ कौन सी बोली है मैंने, SN2। रिएक्ट विद C2H5O- एंड गिव A, तो A वाली जो रिएक्शन होने वाली है वो SN2 होने वाली है। तो SN1A, SN1A, SN2A, SN2A, इन दोनों ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। एक A वाली जो रिएक्शन होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, SN2 होने वाली है। B वाली रिएक्शन कौन सी होने वाली है, B वाली, इसमें दोनों SN2 है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ये लो आंसर तो यहीं आ गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। SN2 में A होगी, आइसोब्यूटाइल ईथर बनेगा। ये वाला कंपाउंड है वो कौन सा है, आइसोब्यूटाइल ईथर। अगर बात करें ये SN1 में ये टर्सिब्यूटाइल इथाइल ईथर, तो यहां पे अपने पास ये बन गया, ये वाला जो हो गया वो हो गया टर्सिब्यूटाइल ईथर। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है, इथाइल ईथर हो गया, टर्सिब्यूटाइल, ये इथाइल, ये ईथर। करेक्ट स्टेटमेंट से हमारे पास बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट जो प्रोडक्ट है रेस्पेक्टिवली, ए में SN2 आइसोब्यूटाइल ईथर बनेगा और बी में SN1 होगी टर्सिब्यूटाइल इथाइल ईथर बनेगा। आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ। क्लियर। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बहुत सिंपल सा है, ARSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R -H +R +H +I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -R -H और -I। तो CH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है भैया, +H लग रहा है। ये सिंपल होगी, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। इसका -I लग रहा है, इसका +R लग रहा है और इसका भी +R लग रहा है। मैंने बोला +R वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, +R यहां भी, +R यहां भी। अब नाइट्रोजन का +R बेटर लगेगा या ऑक्सीजन का +R बेटर लगेगा? तो अच्छा डोनर कौन है, नाइट्रोजन गुड डोनर है, मतलब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाने वाला है। तो मोस्ट रिएक्टिव तो आपका होगा E, उसके बाद हो जाएगा D +R वाले, फिर +H वाला, फिर हो जाएगा A, उसके बाद सिंपल B, सबसे लीस्ट रिएक्टिव रहेगा वो कौन सा रहेगा, C। तो EDABC, EDABC ऐसा ऑप्शन अपने पास थर्ड में है, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। लो भैया, असेसन रीजन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असेसन एंड अदर इज लेबल्ड एज ए रीजन। असेसन में बोला हुआ है कि इज एन एग्जांपल ऑफ एलाइल हैलाइड। जी हां, ये एलाइल हैलाइड का है, क्योंकि इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन जो sp3 है उसको बोला जाता है एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, इसलिए ये एग्जाम्पल है एलाइल हैलाइड का। तो ए करेक्ट स्टेटमेंट है। एलाइल हैलाइड आर द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2। गलत बात है, क्योंकि मैंने बोला है किस पे बॉन्डेड रहेगा, sp3 पे बॉन्डेड रहेगा। तो ए यहां पे करेक्ट है, आर यहां पे फॉल्स है। तो ऐसा ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और ये फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, डबल बॉन्डेड, इस sp2 पे हेलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। बट एक चीज का ध्यान रखना, ये जो कार्बन है ना, ये बेंजीन रिंग का कार्बन नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम एराइल हैलाइड। तो ये फर्स्ट जो अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, ये तो कौन सा है, एलाइलिक है। ये वाला कौन सा है, एराइल है। ये वाला वापस sp2 के जस्ट पास वाले sp3 पे, तो ये वापस कौन सा हो गया, एलाइलिक हो गया। अगर बात करें यहां sp2 पे बॉन्डेड है, तो ये वाला कौन सा हो गया, विनाइलिक हो गया। आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। ओके, इजी क्वेश्चन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, मतलब बेंजाइलिक, बेंजीन के जस्ट बाहर वाला कार्बन sp3 पे हेलोजन लगा रहेगा, एलाइलिक sp2 के जस्ट पास वाला कार्बन sp3 पे हेलोजन लगा रहेगा, विनाइलिक sp2 कार्बन पे होना चाहिए,
बट वो sp2 बेंजीन का नहीं होना चाहिए। बेंजीन का अगर sp2 है तो वो एराइल हैलाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, हाई कंसंट्रेशन, वापस स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, टू टाइप के क्वेश्चन है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट विथ सेकेंडरी एल्किल हैलाइड which do not have bulky substituent will follow SN2 mechanism। जी हां, अगर मैं बात करूं SN2 की बात करें, SN2 की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल यहां बैक साइड क्या करता है, अटैक करता है, इसको बाहर करता है। तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, तो ये कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और ये कार्बन अनहिंडर्ड होना चाहिए, अनहिंडर्ड कार्बन होना चाहिए। मतलब यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे न्यूक्लियोफाइल इजीली क्या कर जाए, अप्रोच कर जाए। तो SN2 की बात करें तो SN2 के लिए कंडीशन क्या है, अराउंड अटैकिंग कार्बन स्टेरिक क्राउडिंग मिनिमम होनी चाहिए, न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है वो समझिए आप, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जी हां, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन SN2 को फेवर करेगी विथ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड SN2 देता है, बट कंडीशन ये भी है कि बल्कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि बल्कि सब्स्टिट्यूएंट अगर आएगा तो अटैकिंग कार्बन के चारों तरफ स्टेरिक क्राउडिंग जनरेट करेगा और वहां SN2 पाथ फॉलो ना होके E2 की तरफ रिएक्शन जा सकती है। तो स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है, सही स्टेटमेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं 3 डिग्री, जैसे ये वाला बात करूं, ये वाला, और यहां न्यूक्लियोफाइल, अब यहां पे SN2 क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, SN2 पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये है तो 1 डिग्री हैलाइड ही है, बट यहां पे SN2 बहुत कम रिएक्टिव है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि एब्सेंस ऑफ बल्कि सब्स्टिट्यूएंट, तो SN2 फॉलो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड when treated with large excess of ethanol, तो अभी मैंने क्या बोला था, ETOH, अभी मैंने पीछे बोला था सोल्वोलाइसिस रिएक्शन है, और ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल किसको फॉलो करता है, SN1 को फॉलो करता है। तो क्या सही बोल रहा है, ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद ए लार्ज एक्सेस ऑफ एथेनॉल फॉलो SN1 मैकेनिज्म, ये बात भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू है। ऐसा ऑप्शन आप देखोगे तो फोर्थ में मिलेगा, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। तो इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, पेंटेन दिया हुआ ना तो 5 कार्बन बनाए भैया, ये लो, और बोला 1 फिनाइल, तो ये 1 फिनाइल, ये चेन बन गई 1 2 3 4 5, 1 पे फिनाइल लगाया, 2 नंबर पे ब्रोमीन लगाना है और 3 नंबर पे ब्रोमीन लगाना है, ये वाली स्ट्रक्चर होगी। नेमिंग से आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डिक्टो। तो ऐसा ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो यहां पे ये देखें 1 2 3 4 5, 1 फिनाइल, ये फिनाइल हो गया, 1 फिनाइल हो गया, बट 1 ब्रोमो हो गया, तो ये वाला तो नहीं होगा। इसकी बात करें 1 2 3 4 5, ये 1 फिनाइल हो गया, 2 और 3 पे ब्रोमो है, पेंटेन हो गया, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है, एक्सेस HNO3 दिया है, तो कौन सी रिएक्शन है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और क्या होने वाला है यहां पे, नाइट्रेशन। एक्सेस में दिया हुआ है, ये ग्रुप कौन सा डायरेक्टिव है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, कौन सा डायरेक्टिव है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। तो Br की सभी पोजीशन पे यहां भी NO2 जुड़ जाएगा, और यहां भी NO2 जुड़ जाएगा, और यहां भी NO2 जुड़ जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट आपका बना है A। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई है NaOH से, तो मैंने अभी बोला था ArSN2, इस NO2 का -R, इस NO2 का -R,
इस NO2 का माइनस R, यहां पे 3 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और ये OH माइनस इस पे अटैक करके इस Br को क्या करने वाला है, बाहर। ArSN2 मैकेनिज्म चलेगी तो पहले बनेगा अपने पास ये वाला OH NO2 बट रिएक्शन हो रही है बेसिक मीडियम में। ये कौन सा मीडियम है भैया, बेसिक मीडियम। और ये फिनोल जो है वो एसिडिक नेचर का है तो ये NaOH के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोल्ट बना लेगा O माइनस Na+, ये NO2 और ये NO2 और ये NO2। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डाल रखा है, HCl, जो यहां क्या सप्लाई कर देगा, H+ सप्लाई कर देगा। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। वापस सुन लें, एक्सेस में दिया हो तो सभी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। फिर NaOH दिया हुआ है तो OH माइनस Br को बाहर करेगा, फिनोल बनेगा बट बेसिक मीडियम में फिनोल फिनोक्साइड फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, इसलिए हमने क्या डाला है बाद में, HCl डाला है। तो फाइनली अपने पास बन जाएगा, इस कंपाउंड का नाम क्या है भैया, पिक्रिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिक्रिक एसिड नाम हो जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर जो जा रहा है वो जा रहा है फोर्थ। ऑल क्लियर। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड कायरल एल्काइल हैलाइड, है ना। अगर कायरल एल्काइल हैलाइड पे हो रही है रिएक्शन SN1 अगर हो रहा है तो ये मान लो मैंने लिया यहां पे ये, चलो मैं बता देता हूं आगे आपको, R1 R2 R3 और ये हेलोजन। SN1 करवाओगे, न्यूक्लियोफाइल है और ये कायरल सेंटर है। तो SN1 में क्या बनता है बताओ, कार्बोकेटाइन बनता है ना। तो पहले क्या बनने वाले वहां, कार्बोकेटाइन बनेगा, R1 R2 R3 और ये पॉजिटिव। अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो अबाउ द प्लेन भी अटैक करेगा और बिलो द प्लेन भी अटैक करेगा, क्योंकि यहां ये वैकेंट P है, इसके ऊपर वाली लोब में भी जुड़ेगा, नीचे वाले लोब में भी जुड़ेगा। तो हमारे पास बनेगा रेसिमिक मिक्सर। क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सर, या फिर हम बोल सकते हैं पेरोप एनाइंशोमर। SN1 में। SN2 में अगर हम बात करेंगे, ये H, ये PH, ये CH3 और ये हेलोजन और ये कायरल सेंटर बनाया। SN2 जो होगी वो न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो बैक साइड अटैक करेगा और इस हेलोजन को बाहर करेगा। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो PH, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये H और ये CH3। यहां 100% क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। अब हम ऑप्शन को रीड करते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या बोला हुआ है। रेसिमाइजेशन अकर इन SN1 रिएक्शन एंड इन्वर्जन अकर इन SN2 रिएक्शन, बात सही है। रिटेंशन अकर इन SN1 ना भैया, रिटेंशन किस में होता है, SNI में क्या होता है, रिटेंशन होता है। तो ये गलत हो गया। रेसिमाइजेशन अकर इन SN1 रिएक्शन एंड रिटेंशन अकर इन SN2, गलत बात हो गई। रेसिमाइजेशन अकर इन बोथ SN1 एंड SN2, ये भी गलत बात होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है जी। विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड विल नॉट शो SN1 रिएक्शन। तो देखो ये कंपाउंड जो SN1 पूछा ना, तो ये वाला कंपाउंड नहीं देगा, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है, रेजोनेंस आ रहा है। रेजोनेंस आ रहा है, कार्बन हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं। ये NSR नॉर्मल कंडीशन में नहीं देता है। बाकी ये जितने भी कंपाउंड है वो SN1 भी देंगे, SN2 भी देंगे, बट ये कंपाउंड SN1 की बात नहीं, ये कंपाउंड तो NSR ही नहीं देगा नॉर्मल कंडीशन में। तो ना तो SN1 देगा ना SN2 देगा, ये तीनों इससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये बोला है कि ओनली B जो है वो नहीं करेगा रिएक्ट, बाकी सब जगह स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो SN1 हो जाएगी। आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है, एल्काइल हैलाइड को आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है, तो केसीएन के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो हमारे पास CN और NC बनता है, जिसमें ये वाला क्या होता है, मेजर होता है। जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम AgCN से करवाते हैं तो हमारे पास RNC बनता है, जो कि मेजर होता है। हमें पूछा है आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड यही है,
एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो इसका तो आंसर बिना सोचे समझे लगा सकते हो, AgCl। वापस से असेशन रीजन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही शानदार होते हैं, थोड़ा सा अगर बच्चा आईक्यू रखे तो इजी वे में अटेम्प्ट कर सकता है। देखें, एराइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द फिनोल बाय हैलोजन एटम। मतलब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये देखो स्टेटमेंट को पढ़ो आप, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनोल, तो फिनोल ये वाला फिनोल हो गया और ये फिनोल का कौन सा ग्रुप हो गया भैया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। वो ये बोल रहा है इससे हम ये नहीं बना सकते भाई। OH कैसा लिविंग ग्रुप है, बेड लिविंग ग्रुप है, और यहां पे ये इसके साथ क्या दिखा रहा है, रेजोनेंस दिखा रहा है। तो आप अगर यहां HCl लोगे, SOCl2 लोगे, PCl3 लोगे या फिर PCl5 लोगे, तो ये वाली ये OH बाहर होकर हैलोजन यहां सप्लाई नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी साहब, क्योंकि वो रेजोनेंस में है, वो रेजोनेंस में है और OH बाहर नहीं आएगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। हां, सिंपल अगर एल्कोहल होता ना, ये वाला एल्कोहल होता एलिफेटिक एल्कोहल, तब जाके हमारे पास इन्हीं रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या बन जाता, RCl बन सकता था, बट यहां नहीं बनेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, एराइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनोल बाय हैलोजन एटम, तो बात सही है, नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। फिनोल रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड वोलेंटली, अरे ये से कैसे हो सकता है, फिनोल जो है वो हैलोजन एसिड H अक्स, ये भी क्या है, एसिड है, और ये भी क्या है, एसिड है, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, वोलेंटली होने का मतलब ही नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट सही था, सेकंड इनकरेक्ट है। रिएक्शन वोलेंटली हो रही है इसलिए नहीं हो रही, वहां तो कोई एक्सप्लोजिव रिएक्शन नहीं हो रही है, वो OH बाहर ही नहीं आएगा। तो यहां A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। अगेन फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, ये लो, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। लाइट की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। और CCl4Cl2 यहां कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो बी प्रोडक्ट तो बनेगा 2 Cl का, डबल बॉन्ड पे क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है। और यहां फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक पोर्शन पे Cl जुड़ जाएगा। तो हमारे पास हर ऑप्शन में 2-2 Cl है, तो दोनों एलाइलिक पोर्शन पे Cl जुड़ जाएगा। तो एक तो हमारा पास ये वाला बनेगा, ये वाला A, और B बन रहा है ये वाला, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। जब लाइट नहीं दी Cl2 की प्रेजेंस में, Cl2 लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देता है, sp3 कार्बन हाइड्रोजन की रिएक्शन है, और इन एब्सेंस ऑफ लाइट है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उस भाई हमने Cl2 को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रखा है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगी B, तो इसका आंसर जाएगा, वो जाएगा सेकंड। ये लो, ये एनसीईआरटी की लाइन से है, एनसीईआरटी में बार बार एक बार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है ना। अब इसमें एक दो भी पता है ना तो आराम से हो जा सकता है। जैसे DDT है, तो DDT नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टाइड है, ठीक है। अगर बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में काम में आता है CCl4। ये जब इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर आग लगी है तो उस कंडीशन में हम CCl4 यूज में ले सकते हैं, वहां पानी से तो बुझा नहीं सकते, तो CCl4 फायर एक्सटिंग। तो एक का थर्ड आने वाला है, एक का थर्ड ऑप्शन में एक में ही है भैया। और DDT का मैंने बोल ही दिया, तो फिर B का फर्स्ट आएगा, ये मिथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं, CH2Cl2 को बोलते हैं मिथाइलिन क्लोराइड। फ्रियोन्स मैंने बोला ही था, फ्रियोन्स रेफ्रिजरेंट में, एयर कंडीशनर में काम में आते हैं, ये वाला आ जाएगा। तो इनको अगर ऑप्शन को मैच करेंगे तो थर्ड, समझाने लायक कुछ भी नहीं है, एप्लीकेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, वहां से क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है। ये लो भैया, रिएक्शन सीक्वेंस है, एसिड डी फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन। पहले दिया है C2H5 CH3 CH2Br,
और एल्कोहली KOH क्या बाहर होगा HX, कौन सी मैकेनिज्म जाएगी E2, और क्या बनने वाला है एल्कीन बनने वाला है। क्लियर। फिर इसकी रिएक्शन करवाइए Br2CCl4। तो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन की थी कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, 2 Br का एडिशन हो जाएगा। फिर KCN दिया है एक्सेस में, KCN एक्सेस में दिया है SN2, एक CN माइनस अटैक करेगा इस Br को बाहर करेगा, दूसरा CN माइनस अटैक करेगा इस Br को बाहर करेगा, बन जाएगा CH2CN CH2CN, ये वाला बन जाएगा। फिर इसका करवा दिया हाइड्रोलाइसिस। तो ये सबको पता होगा कि जब साइनाइड का हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। तो यहां पे आपके पास बनेगा CH2COH और CH2COH। इस एसिड का नाम होता है सक्सिनिक एसिड। कौन सा नाम है सक्सिनिक एसिड। तो ये एसिड हो गया सक्सिनिक एसिड। इजी। क्वेश्चन नंबर 2 सीक्वेंस से आपको रिएक्शन का कन्वर्जन करा के पूछा है कि फाइनल प्रोडक्ट कौन सा एसिड होगा, साथ में उसने कॉमन नाम भी पूछ लिया, और ये कॉमन नाम भी एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में आपको दिए हुए हैं। फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 मोल आपको 2 इक्विवेलेंट Me2NH दिया हुआ है। यहां रिएक्शन क्या होने वाली है देखिए आप इधर, ये Br दिया हुआ है, ये Br दिया हुआ है और ये वाला दिया हुआ है। तो NMe2 ऐसे लिख देता हूं NH, ये Me और ये Me, लोन पेयर यहां पे अटैक करेगा, ये यहां से यहां, और ये Br क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में यहां से HBr बाहर होगा, वो Br माइनस इस H प्लस को हटा देगा। तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास वो ये वाला बनेगा। यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे आपके पास N Me और Me और ये Br। अब यहां पे ये जो लोन पेयर है ये अटैक करके इस Br को क्या करेगा बाहर, ये इंट्रा SN2 होगी। जैसे इंट्रा SN2 होगी या मान लो NGP लग गई है तो यहां पे इंट्रा SN2 या SN-NGP वाली रिएक्शन हो सकती है। तो यहां आपके पास बनेगा ये वाला N और ये Me और ये पॉजिटिव। फिर अगली स्टेप में हमें 2 मोल दिए हुए हैं, ये इस रिंग को ओपन करेगा, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। तो फाइनली आपके पास बनेगा ये वाला। ठीक है, इधर डबल बॉन्ड आ गया, इस पे जुड़ गया आपके पास N Me और उधर भी हो गया आपके पास N Me और Me, और यहां भी क्या बाहर हुआ है HBr बाहर हुआ है। तो ये वाला प्रोडक्ट आपके पास सबसे एप्रोप्रिएट मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। पॉसिबिलिटी और भी प्रोडक्ट बनने की है बट मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। यहां ये जो रिएक्शन करवाई है ना वो मैंने SN2 डेस वाली रिएक्शन करवाई है, और ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन होगी। ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो ऐसा ऑप्शन अपने पास है सेकंड, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये लो बहुत सिंपल है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स और रिएक्शन कंडीशन X एंड Y इन द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहां बोल रहा है कि ये कार्बन 3 कार्बन का आपको एक हैलाइड दिया हुआ है Br, और यहां प्रोडक्ट बनाया है, फाइनली Y ये बनाया है, मतलब आइसोमर बन रहा है, इसी का आइसोमर बन रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं तो मुझे पहले यहां पे एल्कीन बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद HBr का क्या करवाना पड़ेगा एडिशन करवाना पड़ेगा, जो कि कौन सी रिएक्शन होने वाली है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है। तो
अगर मैं यहां लूं तो मैं कंसंट्रेट एल्कोहली NaOH ले सकता हूं, डेफिनेटली एल्कोहली NaOH क्या करेगा, वही HBr बाहर करेगा तो एल्किन बन जाएगा। फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मुझे क्या लेना पड़ेगा, HBr। डाइल्यूट एक्वस, अगर डाइल्यूट और एक्वस NaOH ले लिया ना आपने, तो यहां पे आपके पास भैया ये वाला बन जाएगा OH, और फिर इस OH की रिएक्शन तो बोल रहा है करेक्ट, हाँ जी, YHBr एसिटिक एसिड, फिर OH HBr के साथ रिएक्ट करके बना सकता है। तो ये वाला तो नहीं होगा, Br2 में ये दो Br2 जुड़ रहा है, इसका भी मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है, आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। कंसंट्रेट एल्कोहलिक NaOH लो, ठीक है, और 80 डिग्री सेल्सियस दिया है तो एलिमिनेशन को फेवर करेगा, एल्किन बनेगा। फिर एल्किन पे HBr का एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां से जाएगा पहले H प्लस, उसके बाद यहां बनेगा कार्बोकेटाइन, और फिर कौन जाएगा Br माइनस। बात क्लियर, बोलो। तो ये वाला प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। फिर वापस से जो अभी हमने पीछे एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन किया था, तो ज्यादा बात करनी नहीं है क्वेश्चन पे। DDT जो है वो अभी मैंने बोला था इंसेक्टाइड है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, रेफ्रिजरेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड मैंने बोला था फायर एक्सटिंग्विशर है। आयोडोफोम एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, CHI3 है ना, एज ए एंटीसेप्टिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयोडीन, इसमें फ्री आयोडीन प्रेजेंट होती है, उसके कारण ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी का होता है। तो सी में फोर्थ आने वाला है, सी में फोर्थ, इसमें भी है, इसमें भी है। ए में थर्ड आने वाला है, वापस ए में थर्ड यहां पे है, और सी में फोर्थ है। बी में आपके पास फर्स्ट आने वाला है, तो ये वाला नहीं होगा, आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। तो नाउ है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 को हम देखें तो एक कंपाउंड दिया हुआ है NaOH H2O से रिएक्शन करवाइए, तो SN1 मैकेनिज्म होती है वाया कार्बोकेटाइन। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, एलाइलिक बन रहा है, बेंजाइलिक बन रहा है, 3 डिग्री बन रहा है रीअरेंजमेंट के बाद, तो SN1 जाती है, अदरवाइज SN2 रिएक्शन यहां पे जाती है। तो हमें पता है कि ये सबसे पहले यहां से Cl डोनेट करेगा, तो यहां से जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो अपने पास ये वाला बनने वाला है, और इसमें हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहां जाके OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ऐसा ऑप्शन अपने पास जो है वो थर्ड है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड। थर्ड इज करेक्ट आंसर, बोलो, है ना। की कंसेप्ट क्या है रिएक्शन का, एक्वस NaOH SN2 फॉलो करता है 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ, अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। बट अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, बेंजाइलिक, एलाइलिक, तो ये SN1 पाथ फॉलो कर लेता है स्टेबल कार्बोकेटाइन के केस में। तो यहां स्टेबल कार्बोकेटाइन अपने पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए SN1 पाथ से रिएक्शन जाएगी। Which among the following compound will undergo fastest SN2 reaction? तो बहुत सिंपल सा है, ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये 3 डिग्री हैलाइड है, ये 2 डिग्री हैलाइड है, ये 3 डिग्री हैलाइड है, तो फास्टेस्ट कौन सा देगा, 1 डिग्री, क्योंकि SN2 का जो रिएक्टिविटी होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। यहां आपको वापस असेशन और रीजन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझे। SN2 reaction of C6H5CH2Br occur more readily than that of SN2 reaction of CH3CH2Br। समझे क्वेश्चन को पूरा समझें कि पहला कंपाउंड दिया है ये वाला, और एक कंपाउंड दिया है ये वाला। SN2 की अगर मैं बात करूं फर्स्ट और सेकंड की, तो फर्स्ट ज्यादा रिएक्टिव है, SN2 में फर्स्ट ज्यादा रिएक्टिव रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, क्योंकि जब SN2 रिएक्शन होगी और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इस Br को बाहर करेगा, तो आपने पढ़ा होगा SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये H, इधर से आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और इधर से आपका लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर हो रहा है। और ये एक्सेस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो जो
पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इससे ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होने वाली है, स्टेबल होने वाली है रिंग से। मतलब यहां पे क्या बन रही है, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। जिस पी ऑर्बिटल के अलोंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और लिविंग ग्रुप बाहर हो रहा है, उसकी और बेंजीन के पाई बॉन्ड की प्लेन सेम है, तो वहां एक्सेस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, स्टेबल करती है। इसीलिए तो मैंने बोला था बेंजाइल हैलाइड SN2 पास्ट देता है, क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर मैं इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आना स्टार्ट हो जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली फर्स्ट ज्यादा रिएक्टिव है सेकंड से, क्योंकि स्टेबल TS यहां पे बनती है। अब हम स्टेटमेंट पे आते हैं, क्या बोल रहा है, SN2 reaction of C6H5CH2Br occur more readily than SN2 reaction of CH3CH2Br। एकदम सही स्टेटमेंट है। The partially bonded anhybridized p orbital that develop in the trigonal bipyramidal transition state in stabilized by conjugation with the phenyl ring, यही मैंने बोला है कि ये वाला पार्शियली पॉजिटिव चार्जेज है और ये ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होती है, वापस से बना के बता देता हूं। ये वाला मैंने बनाया है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये वाला इस p ऑर्बिटल यहां पार्शियली पॉजिटिव है, इधर से हेलोजन निकल रहा है, ये नेगेटिव है, इसमें न्यूक्लियोफाइल आपका आ रहा है, तो ये इसके पाई कॉन्जुगेशन के साथ क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, जो मैंने अभी ऊपर दिखाया है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन आल्सो करेक्ट। तो ऐसा ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है उसका रीजन भी हमें समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन हम इसको मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, Na ड्राई ईथर है, ये बोलो कौन सी रिएक्शन, हुर्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, हुर्ज रिएक्शन। तो पहला देखते हैं क्या करेगा। ये वाला कंपाउंड दिया है ClBr और ये Na(E2O), रिएक्शन कौन सी बोली है बेटा, हुर्ज रिएक्शन बोली है। तो पहले आपके पास बनेगा ये वाला Cl और ये Cl, फ्री रेडिकल ये वाला बनेगा और ये डाइमराइज हो जाएगा इस रेडिकल के साथ। अब बोला कि सर इसमें तो प्रोडक्ट ये भी तो बन सकता है। जी हां, इधर भी रेडिकल दोनों रेडिकल ये भी बन सकता है, बट आप गौर से देखें दोनों तरफ रेडिकल जनरेट होने की रेट सेम नहीं है। पहले Br की साइड रेडिकल जनरेट होगा क्योंकि Br वाला बॉन्ड वीक है, तो जैसे Br की साइड रेडिकल जनरेट होगा ये तुरंत कपलिंग करके या डायमराइज होकर ये बना देगा। उसके बाद हमें आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है एक बार तो दिया है COF2। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा COF2 से, तो पढ़ा होगा आपने स्वाट रिएक्शन है, स्वाट रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन। आप ये ले सकते हो, AgF ले सकते हो, HgF2 ले सकते हो। तो यहां पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, दोनों Cl की जगह क्या लग जाएगा, फ्लोरीन लग जाएगा। सॉरी, क्या लग जाएगा, फ्लोरीन लग जाएगा। उधर दूसरी साइड अपन को रिएक्शन दी है मैग्नीशियम ईथर से, तो मैग्नीशियम ड्राई ईथर ग्रिग्नार रिएजेंट बनेगा क्या, तो पहले बनेगा आपके पास ये वाला MgCl और इधर भी MgCl। फिर इसकी रिएक्शन कराइए D2O से, तो यहां नेगेटिव चार्ज और ये क्या सप्लाई करेगा, D+ सप्लाई करेगा। तो इधर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास बन जाएगा D और ये D। एसिड बेस रिएक्शन हो गई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसको ऑप्शन हम देखें तो हमसे पूछा है कि B एंड C रेस्पेक्टिवली, B पहले बताना है तो Cl पे D लगा था ये वाला और ये वाला। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। बोलो नेक्स्ट 32 क्वेश्चन। केसियन, एल्कोहलिक केसियन आपको दिया हुआ है और मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा है। तो केसियन की प्रेजेंस में हीट कौन सी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो अटैक करेगा और इस Br को क्या कर देगा बाहर। सिंपल, नथिंग और कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ऑप्शन अपने पास है सेकंड, तो सेकंड इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। SN1 नहीं होगी,
SN2 होगी। Cn माइनस SN1 पाथ फॉलो नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये हाईली रिएक्टिव पोजीशन है फॉर NSR के लिए, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। नेक्स्ट 33, SN2 reaction are stereospecific indicating that they result in the formation of only one stereoisomer as the product। एक वर्ड यहां पे यूज में लिया है स्टीरियोस्पेसिफिक, ठीक है, इसको समझाता हूं। देखो स्टीरियोस्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी, ये दोनों आपस में क्या है, स्टीरियो आइसोमर। ये दोनों आपस में क्या है, स्टीरियो आइसोमर। इसकी हमने रिएक्शन करवाई, प्रोडक्ट बना आपके पास ए और इधर प्रोडक्ट बना आपके पास बी। सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट, और ये वाला भी यहां भी क्या बनना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट, और ये दोनों भी आपस में क्या होनी चाहिए, स्टीरियो आइसोमर। तो अगर मैं बात करूं, मैंने बोला इन्वर्जन होता है, रिएक्टेंट ए रिएक्ट करता है और उसी का दूसरा स्टीरियो रिएक्ट करता है, तो रिएक्टेंट ए से एक प्रोडक्ट बनता है ए और रिएक्टेंट बी से प्रोडक्ट बना बी। यहां भी सिंगल प्रोडक्ट, यहां भी सिंगल प्रोडक्ट, ये भी क्या होने चाहिए, स्टीरियो आइसोमर, और रिएक्टेंट भी क्या होने चाहिए, स्टीरियो आइसोमर। ऐसे समझे, जैसे मैंने लिया ये वाला, ये मैंने लिया यहां पे हेलोजन लगाया, ये PHH और ये CH3, मान लो ये R है, लेट R है, समझना भाई कंसेप्ट को। और दूसरा मैंने लिया ये अक्स और यहां मैं लिख देता हूं ये CH3, ये PH और ये H, और इसको मैं मान लेता हूं लेट S। क्या ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है, क्या दोनों, या फिर ऐसे देख लो ना, और दूसरा तरीका बता देता हूं, दूसरा तरीका और बता देता हूं। इसका एक आइसोमर और लिया मैंने, अक्स H PHCH3, ठीक है, ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर है दोनों। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा SN2, तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, बैक साइड अटैक होगा, H इधर आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ जाएगा, PHCH3, एक ही प्रोडक्ट बनेगा SN2। इसका SN2 करवाऊंगा तो क्या बनेगा बताओ, वही H इधर आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा, और ये PH और ये CH3, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आइसोमर थे और ये दोनों भी आपस में क्या है, आइसोमर हैं। ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक। अगर मैं इसका SN1 करवाऊं तो पेयर ऑफ एनांटियोमर बनेगा, इसका SN1 कराऊं तो भी पेयर ऑफ एनांटियोमर बनेगा, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनने वाले हैं। वो रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, SN1 स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, SN2 स्टीरियो स्पेसिफिक है, और SN1 और SN2 बोथ आर स्टीरियो सिलेक्टिव। ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आल्सो स्टीरियो सिलेक्टिव। तो यहां पे फिर भी मैंने समझा दिया है, फिर भी मैं और इजी कर देता हूं, अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो और इजी कर देता हूं। SN1 स्टीरियो सेलेक्टिव है, स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। SN2 स्टीरियो सेलेक्टिव भी है और स्टीरियो स्पेसिफिक भी है, ठीक है, दोनों है। ये मैंने लिख दिया। क्वेश्चन जो अपना था वो ये क्वेश्चन था, SN2 reaction are stereospecific indicating that the result in the formation of one stereoisomer as the product। कंसेप्ट पूरा समझा दिया तो स्टेटमेंट सही है। SN1 reaction generally result in formation of product as a racemic mixture, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट तो दोनों ही सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सेकंड इज करेक्ट आंसर। ये था 33 क्वेश्चन। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्या है, आइडेंटिफाई बी एंड सी एंड हाउ आर ए एंड सी आर रिलेटेड। यहां आपको सी बनाना है, उसके बाद रिलेटेड करना है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, है ना। अपन को दिया हुआ है ये वाला,
ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है, ओके। और फिर इसकी रिएक्शन करवाई है NaOH और यहां लिखा हुआ है एल्कोली, मतलब वापस कौन सी रिएक्शन होगी, E2 और HX क्या होगा, एलिमिनेट होगा और आपके पास सबसे पहले कंपाउंड बनेगा ये वाला, ये Br और ये एल्कीन। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई है HBr ईथर से, तो HBr ईथर यहां सॉल्वेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और ये H प्लस का अटैक, स्टेबल कार्बोकेटाइन Br और ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा, इधर आपके पास जुड़ गया H। अब इस पे जाके अटैक कौन करेगा, Br माइनस और आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, यहां अगर बात करूं तो 1 2 और यहां बात करूंगा तो 1 और 2, यहां ब्रोमीन 1 नंबर पे लगा हुआ है, यहां ब्रोमीन 2 नंबर पे लगे हुए हैं, मतलब ये कौन से आइसोमर हो गए, पोजीशन आइसोमर। अब हम ऑप्शन को रीड करते हैं, तो बोला है कि आइडेंटिफाई B एंड C एंड आर A एंड C रिलेटेड, तो B अपने पास बना था वो ये वाला बना था, C ये वाला बना था, B ये बना था एल्कीन और C ये बना था, और जैसे कैसे रिलेटेड हो रहे हैं, पोजीशन आइसोमर, तो फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। तो ये हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात की। नाउ हम बात करेंगे इंटीजर क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं 2023 से 24 के बीच में। तो नाउ बात करते हैं इंटीजर क्वेश्चन की। आपको सेक्शन बी इंटीजर सबको पता ही है, यहां पे CH3CH2Br NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, C2H5OH प्रोडक्ट A बनेगा और H2 प्रोडक्ट B बनेगा। द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रेजेंट A एंड प्रोडक्ट B इज, तो देखो NaOH और C2H5OH और यहां पे दिया हुआ है H2। तो अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला एल्कोहलिक NaOH हो गया क्या, और एल्कोहलिक NaOH में बार बार पीछे हमने डिस्कस किया क्या बाहर करेगा, HBr बाहर करेगा। तो ए तो आपके पास बनेगा, वो बनेगा एल्कीन, ये लो, और H2O ये एक्वस NaOH हो गया क्या, एक्वस NaOH, वो हो गया एल्कोहलिक NaOH और ये हो गया एक्वस NaOH। यहां कौन सी रिएक्शन होगी, NSR और SN2, और यहां पे बनेगा आपके पास ये वाला OH। द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रोडक्ट A एंड B, तो प्रोडक्ट A तो अपने पास ये वाला बना है, डबल बॉन्ड H H, ये तो A है। B अपने पास बना है वो ये वाला CH3 CH2 और ये OH। इसमें हाइड्रोजन कितनी है, 4 है। इसमें हाइड्रोजन कितनी हो गई, 3 2 5 और 1 6 हो गई। टोटल सम अगर बात करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो जाएगा 10। इजी। नेक्स्ट, 3-methyl हेक्स 2-ene on reaction with HBr in presence of peroxide form an addition product. The number of possible stereoisomer for A is, तो यहां पे 3-methyl हेक्स 2-ene, पहले ये स्ट्रक्चर हमें बनानी पड़ेगी। 6 कार्बन है, 3 और 3 6, ये 6 कार्बन। 2 नंबर पे इन लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है, 1 2, ये 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे आपको मिथाइल लगानी है। और इसकी रिएक्शन करवा रहा है HBr और पेरोक्साइड से R2O2, और ये रिएक्शन है फ्री रेडिकल एडिशन। इसमें सबसे पहले अटैक कौन करेगा, इसमें पहले करेगा Br रेडिकल अटैक करेगा, पीछे बचने वाला रेडिकल स्टेबल छोड़ना है। तो यहां से ये रेडिकल बना, और Br रेडिकल कहां अटैक करवाऊं, उधर करवाऊं या इधर करवाऊं, मैंने बोला पीछे लेफ्ट बिहाइंड रेडिकल मस्ट बी स्टेबल, तो मैं Br को इधर अटैक करवाता हूं जिससे पीछे रेडिकल स्टेबल रहे अपने पास। तो पहले बनेगा ये वाला
BrCH3 और ये C और ये C और ये रेडिकल। अब जो अटैक करेगा वो HBr अटैक करेगा वापस से, और यहां से जाएगा यहां पे कौन सा रेडिकल, H रेडिकल। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बना है वो वही ये वाला बना है, BrCH3 और ये कार्बन। पूछा पॉसिबल, तो दो कार्य सेंटर हो गए, एसिमेट्रिकल कंपाउंड हो गया, दो कायरल सेंटर हो गया, एसिमेट्रिक कंपाउंड हो गया, ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है। तो 2 की पावर 2 मतलब आंसर कितना आएगा 4। मतलब इनके क्या क्या बन सकते हैं, RR बन सकते हैं, SS बन सकते हैं, RS बन सकते हैं, SR बन सकते हैं। तो टोटल यहां प्रोडक्ट कितने आने वाले हैं 4। तो यहां आंसर जो जाएगा हो जाएगा 4th। फ्री रेडिकल एडिशन सिंपल करवा के स्टीरियो आइसोमर आपको बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर formed by monochlorination of 2-methyl butane। तो देखो 2-methyl butane CH3 CH3 CH2CH3 ये वाला कंपाउंड हो गया अपने पास 2-methyl butane। ठीक है, यहां पे अगर मैं आपको करवाया मोनोक्लोरिनेशन Cl2 की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन है। तो अपने पास जितने टाइप की हाइड्रोजन होगी वहां वहां Cl जाएगा, एक यहां जुड़ेगा, एक नंबर पे जाएगा तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये लो Cl 2 नंबर पे जाएगा तो यहां बन जाएगा, ये बन जाएगा। 3 नंबर पे जाएगा तो यहां बन जाएगा। अब ये दोनों हाइड्रोजन तो सेम ही है, ये 3 ये 4 ये दोनों सेम ही है, मतलब इसके पास 4 टाइप हाइड्रोजन है जैसा क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पे ये Cl, ये CH, ये CH3 और ये CH2 और ये CH3। यहां क्या कायरल, जब ये यहां पे गया, इस जगह Cl गया, तो क्या ये कायरल सेंटर बना क्या? नहीं, तो यहां केवल एक ही रहेगा, ये कायरल सेंटर नहीं है, ये वाला कायरल सेंटर बना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, एक इसकी मिरर इमेज होगी, मतलब इसके 2 बनेंगे। यहां पे कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ तो इसका एक ही रहेगा। इसमें ये वाला कायरल, जब इधर Cl लगाया तो ये वाला कायरल सेंटर बन गया, तो इसके भी कितने बन जाएंगे 2 बन जाएंगे। तो फर्स्ट का 1 बनेगा, सेकंड के 2 बनेंगे, थर्ड के भी 1 बनेंगे और लास्ट वाले के 2 बनेंगे। टोटल आ जाएगा 6। तो इसका आंसर आएगा वो आएगा 6 इज करेक्ट आंसर। बोलो नेक्स्ट। द नंबर ऑफ हेलोबेंजीन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेंड-मायर रिएक्शन। सेंड-मायर रिएक्शन है क्या? डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, हम करवाते हैं Cu अक्ष और H अक्ष, ठीक है, या फिर Cu2 अक्ष 2 और H अक्ष। यहां पे ये हो सकता है Cl, Br और साइनाइड। तो यहां पे अपने पास अक्ष जुड़ जाएगा। और अक्ष ग्रुप मैंने क्या क्या बोला है, क्लोरो, दैट मींस क्लोरोबेंजीन बन सकता है, ब्रोमो ब्रोमोबेंजीन बन सकता है और एक साइनोबेंजीन बन सकता है। तो हमें से ये पूछा कि हेलोबेंजीन कौन से बनाए जा सकते हैं, तो केवल Cl और Br, ये 2 ही हेलोबेंजीन हम इससे बना सकते हैं, बाकी अदर हेलोजन नहीं लगेगा। अगर ये बनाना है तो आपको पता है BF3 के साथ हीट करना पड़ेगा, तब जाके फ्लोरीन लगता है। Ki के साथ रिएक्ट कराओगे तब ये बनता है। तो यहां आंसर आएंगे कैन बी प्रिपेयर्ड, तो 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हेलोजन डेरिवेटिव का पार्ट, जिसमें 2023 से 24 के बीच में जितने क्वेश्चन आए हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है। होपफुली आपने सॉल्यूशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है, अगले चैप्टर में हम आपके लिए लेके आएंगे एल्कोहल फिनोल ईथर। थैंक यू।